ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं ब्लैक मिरर के सीजन 7 के बारे में। पिछले महीने 10 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर इसे रिलीज किया गया था। इस सीरीज के पहले सीजन को 2011 में रिलीज किया गया था और तब से लेकर के अब तक पिछले 14 वर्षों में इस सीरीज ने अपनी जो क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी है, उसे बना करके रखा है। अभी लगभग 5 वर्ष पहले इसके पहले 5 सीजन का एक ही वीडियो में मैंने रिव्यू किया था। स्पॉइलर फ्री रिव्यू था, संक्षेप में मैंने बात की थी और तब मैंने कहा भी था कि इसके एक एक एपिसोड के बारे में हम अलग से भी चर्चा कर सकते हैं, परंतु कभी उसके बाद में समय भी नहीं मिल पाया और वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि फिर हर एक एपिसोड के लिए अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा और लगभग 33 एपिसोड्स है इसके सभी सीज़न के, अगर हम मिला ले तो इस कारण से फिर मैंने इग्नोर कर दिया। क्योंकि देखिए, एक ही वीडियो में चर्चा कर पाना तब संभव होता है जब उस सीरीज़ में एक ही कहानी को वो फॉलो कर रहे हो, वही कैरेक्टर्स हो, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर थीम को वो एक्सप्लोर करते हैं किसी एक सीरीज़ में, तो उसके बारे में एक वीडियो में हम चर्चा कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर ब्लैक मिरर में हर एक एपिसोड में अलग अलग थीम को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। डिस्टोपियन फ्यूचर को आधार बना करके, निकटवर्ती भविष्य को आधार बना करके वो अलग अलग थीम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनके माध्यम से मानवीय स्वभाव, ह्यूमन नेचर, टेक्नोलॉजी, उस पर हमारी निर्भरता, उसके दुष्परिणाम या अच्छे परिणाम जो भी है, इस विषय के अलग अलग पहलुओं को हर एक एपिसोड के माध्यम से ये सीरीज छूने का प्रयास करती है। और उसमें अलग अलग प्रकार के ह्यूमन इमोशंस, कहीं पर प्रेम है, कहीं पर द्वेष है, कहीं पर राग है, आसक्ति है, पेरेंटिंग है, या सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, सिस्टम है, गवर्नमेंट है, बहुत सारे अलग अलग विषयों को, थीम्स को, डिस्टोपियन फ्यूचर को आधार बना करके इस सीरीज के माध्यम से उन्होंने एक्सप्लोर किया है। और हर एक एपिसोड पर हम घंटों तक चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम संक्षेप में ही सीज़न 7 के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम रैंक करें ब्लैक मिरर के 7 सीजन्स को, तो पहला सीज़न सबसे टॉप पर रहेगा और 5वां और 6ठा सीज़न उन्हें मैं सबसे नीचे रखूँगा, और 7वां सीज़न जिसका अभी हम रिव्यू करने वाले हैं उसे मैं लगभग पहले और दूसरे सीज़न जितना ही बढ़िया कहूँगा। ये 7वां सीज़न मुझे काफ़ी पसंद आया। हालांकि इसका एक एपिसोड है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक एक एपिसोड के बारे में थोड़ा सा हम संक्षेप में चर्चा करते हैं यहाँ पर। हालांकि ये 7वां सीज़न, इसमें अलग क्या लगा पता है कि इसमें जिन थीम्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया है ना, वो तो भविष्य की लगती भी नहीं है, वो अभी की रियलिटी लगती है। इसमें से काफ़ी सारी बातें आज के समय में भी लगभग पॉसिबल है। जैसे कि देखिए, अभी जो पहला एपिसोड है इसका, कॉमन पीपल उसका नाम है, फार्मा इंडस्ट्री की सच्चाई, आज के समय की भी फार्मा इंडस्ट्री की सच्चाई वो एपिसोड दिखाता है। भले वो भविष्य कह रहे हो, एक स्टार्टअप को उन्होंने दिखाया है, एक पति पत्नी है जो आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक संतान के लिए भी, वो एक बच्चे के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। इतने में पत्नी के ब्रेन ट्यूमर के बारे में पता चलता है। फिर एक स्टार्टअप कंपनी उन्हें अप्रोच करती है, उनके पास में आती है, कहती कि हर महीने इतने इतने डॉलर तुम्हें देने पड़ेंगे, तुम्हारी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर है, वो सब कुछ वगैरह ठीक हो जाएगा और वो जीवित रह पाएगी। जबकि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, पर वो स्टार्टअप कंपनी कहती है कि हम तुम्हारी पत्नी के ब्रेन का जो फंक्शन है उसको रिमोटली कंट्रोल करेंगे हमारे स्टार्टअप के थ्रू, और उसके माध्यम से तुम्हारी पत्नी जीवित रह पाएगी, तुम्हारे साथ रह पाएगी। तो पति एग्री हो जाता है कि महीने के कुछ $301 है, चलो यार दे देंगे। हालांकि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके उतने पैसे भी जमा कर पाना उनके लिए कठिन है, पर जैसे तैसे चलो दोनों काम कर रहे हैं तो कर लेंगे हम, ये वो मान जाते हैं। फिर वो जो भी स्टार्टअप कंपनी है वो रिमोटली उनके ब्रेन फंक्शंस को कंट्रोल कर रही है। इस कारण से पत्नी की नींद बहुत बढ़ गई है, वो उतना फ्रेश नहीं रह पाती दिन भर, और आगे जा कर के पता चलता है कि उस कंपनी की रेंज जहाँ तक है वहीं तक केवल वो व्यक्ति जा सकता है। उसके बाहर जाने के बाद में वो ब्रेन फंक्शन उसका काम करना बंद कर देगा। तो उनके रेंज के अंदर ही उसे रहना है, उतना फ्रेश भी वो नहीं रह पा रही। कुछ दिनों के बाद में वो पत्नी अपने आप मुंह से ऐड बोलने लगती है। अब कंपनी अपना रेवेन्यू निकालने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, जिन भी लोगों को वो इस प्रकार से उनके ब्रेन फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके थ्रू वो ऐड बुलवा रही है। जैसे कि उसकी पत्नी किसी के साथ चर्चा कर रही है, अब सामने वाला व्यक्ति जिस विषय पर बात कर रहा है उससे रिलेटेड कोई ऐड वो ढूंढ करके लाएगी और फिर वहाँ पर वो अपने आप से ही बीच में ही बोलने लग जाती है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, हमारा जो प्लान है वो ऊपर वाला प्लान आपको लेना पड़ेगा, उसके लिए इतने इतने डॉलर अलग से देने पड़ेंगे। वो भी जैसे तैसे करके वो पति कर रहा है। उसके बाद में वो कहते हैं कि थोड़ा सा और प्रीमियम प्लान अगर तुम लोगे
तो तुम्हें जो दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो आने बंद हो जाएंगे। जो इमोशंस है, अलग अलग हमारे जो इमोशंस है, हर एक इमोशन को तुम कंट्रोल कर पाओगे कि तुम्हें खुशी कितनी चाहिए, दुख कितना चाहिए, जो हमारी कामोत्तेजना है उसको किस लेवल तक लेकर के जाना है या पूरा खत्म कर देना है, या जो डर है उसको किस लेवल तक लेकर के जाना है या उसको पूरा समाप्त कर देना है। तो अलग अलग केमिकल्स के थ्रू हम तुम्हारे ब्रेन फंक्शन को कंट्रोल करेंगे। तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस इमोशन को किस लेवल तक लेकर के जाना चाहते हो। तो उसके लिए तुम्हें बिल्कुल हमारा जो प्रीमियम प्लस वगैरह जो प्लान है वो तुम्हें लेना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके कैसे उनको पूरा अपने जाल में फंसा लेते हैं। और आज आप अगर देखेंगे तो फार्मा इंडस्ट्री की सच्चाई यही है। हमारी लाइफस्टाइल ले लीजिए, जीवन पद्धति जो आज से कुछ दशक पूर्व थी उसका पहले मजाक उड़ाया गया। जो नैसर्गिक ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों से जुड़ी हुई थी हमारी जीवन शैली, आहार विहार दोनों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो खान पान हो, आहार विहार, सब कुछ नैसर्गिक था काफ़ी हद तक। पहले उसका मजाक उड़ाया गया। प्रोसेस चीज़ों को या पिल्स को, केमिकल्स वगैरह जो कुछ भी है, उन बातों को पहले रोमेंटिसाइज किया गया, बड़ा सामने रखा गया। धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल बदली गई, हमारी आदतें बदली गई, खान पान की आदतें बदली गई, रहन सहन की आदतें हमारी बदल दी गई। धीरे 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 ये चेंज हुआ। उसके बाद में और केवल ये खान पान वगैरह की बातें नहीं हैं। आप इसमें देख लीजिए हस्तमैथुन, भाई मास्टरबेशन तो बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है। खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है, 4 दिन की जिंदगी है, इस प्रकार की बातें बोल बोल करके जो एक हमारी संयमित जीवन पद्धति हमेशा से रही है उससे हमें दूर किया गया। तो हमारे जीवन का जो बेस है, जो बचपन में, युवावस्था में जिसको स्ट्रांग बनना चाहिए, वो नींव ही कमज़ोर कर दी गई। ये पूरा यही सेक्सोलॉजिस्ट, फार्मा इंडस्ट्री का एजेंडा कि नींव कमज़ोर कर देनी है। और फिर आगे जा कर के वो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से इतना कमज़ोर हो जाता है कि छोटी छोटी बातों में मानसिक वो स्थिरता भी नहीं रह पाती, प्रॉब्लम्स और विनाश के जो दुष्परिणाम है वो धीरे धीरे आगे जा कर के देखने को मिलते हैं। फिर अलग अलग सप्लीमेंट्स है, ताकत बढ़ाने वाली दवाइयाँ है, विटामिन्स है, डिप्रेशन एंग्जाइटी की पिल्स है, नींद आने की दवाइयाँ है, ब्रेन फंक्शन को, वो जो भी कॉग्निटिव फंक्शन वगैरह जो भी कहते हैं उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ, केमिकल्स, ड्रॉप्स, ऑयल्स वगैरह जो कुछ भी है, बहुत कुछ आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। स्ट्रेस को दूर करने के लिए, फटीग को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, एंग्जाइटी के लिए वगैरह वगैरह, सैकड़ों नहीं हजारों प्रकार के अलग अलग, कई सारी बातों को तो नेचुरल कह कर के भी बेचा जा रहा है। आप अगर थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आप एक चीज़ को ढूंढने लग जाओगे ना, आपको अपने आप ही वो एल्गोरिदम ऐसा है सोशल मीडिया का या गूगल का, आपको ऐसे सैकड़ों नहीं हज़ारों प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड करेगा। तो आप देखिए थोड़ा सा क्या क्या हो रहा है। पहले हमारी जो नेचुरल लाइफस्टाइल थी उससे दूर किया, उसका मजाक उड़ा करके आहार विहार को बदला गया, असंयमित जीवन पद्धति की तरफ आगे धकेला गया। और अभी ये सब बातों के हम ना चाहते हुए भी गुलाम हो गए हैं। और एक बार जब हम खोखले हो जाते हैं, चाहे वो वीरनाश से हो या इस प्रकार की असंयमित जीवन पद्धति से हो, फिर उसके बाद में कुछ समय के लिए जब हम सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, तो कुछ समय के लिए शरीर में वो स्फूर्ति वगैरह दिखती है, पर दूरगामी परिणाम उसके भयावह होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 साल के बाद में धीरे धीरे उसका वो मेंटल हेल्थ पर जो हमारा प्रभाव उसका पड़ेगा, शरीर पर जो प्रभाव पड़ेगा, जो बातें शरीर को खुद होकर के शरीर में तैयार करनी चाहिए, वो अगर बैठे बिठाए शरीर को दोगे, चाहे वो विटामिन्स हो या दूसरे भी जो केमिकल्स शरीर को खुद से अंदर से बनाने चाहिए, वो बाहर से उसको आप इंजेक्ट करोगे तो उसके दुष्परिणाम तो दिखेंगे। अभी नहीं दिखेंगे तो आपकी फाइट, रोग प्रतिकारक शक्ति जितनी है उसके अनुसार कुछ समय के बाद तो उसके परिणाम दिखेंगे। किसी को 2 साल के बाद, किसी को 5, किसी को 7-8 साल के बाद में उसके दुष्परिणाम दिखते हैं। और उस समय शरीर और मन हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुका होता है। बाकी भी छोटी छोटी बीमारियों में, छोटा सा कहीं पर कुछ छाती में दुख गया तो ये प्लास्टी, वो प्लास्टी, एंजियोप्लास्टी वगैरह बहुत कुछ वो देख ही रहे हैं। और वो करने के बाद में व्यक्ति फिर वो सामान्य जीवन नहीं जी पाता, उसी पूरे इकोसिस्टम का वो हिस्सा हो जाता है, फिर वही पिल्स वगैरह के आधार पर ही जीना पड़ता है। या जो आप वेस्ट में देख लीजिए, हार्मोन्स, जो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है, सेक्स चेंज ऑपरेशंस, एक पूरे जीवन भर के लिए उन्हें वो व्यक्ति मिल जाता है। वो बिना पिल्स के वो जी नहीं पाता फिर जीवन भर हार्मोन्स लेते रहो, पिल्स लेते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, उसके ऊपर ही उसका जीवन निर्भर हो जाता है। ये बहुत बड़ा विषय, कोई एक हाथ 2-4 मिनट में तो इस पर बात नहीं की जा सकती। तो ये काफ़ी हद तक रियलिस्टिक लगता है जो पहला एपिसोड है। इसके बाद में जो दूसरा बेटनॉयर, जो भी शब्द है उच्चारण गलत हो तो क्षमा चाहता हूँ, ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड था। हालांकि कहानी में कुछ बहुत ऐसी डेप्थ नहीं है, कुछ बहुत थॉट प्रोवोकिंग, विचार करने के लिए बाध्य करने वाला ऐसा तो कुछ नहीं था इसमें।
पर जिस प्रकार से प्रेजेंट किया है विषय को वो मुझे पसंद आया। एक फूड कंपनी जो भी चॉकलेट वगैरह बना रही है वो दिखाई है, वहाँ पर काम करने वाले एक एम्प्लॉय, अचानक से एक नई लड़की वहाँ पर आती है, वो उसकी ही क्लासमेट निकलती है जिसको स्कूल में परेशान किया जाता था, चिढ़ाया जाता था। अब वो लड़की बदला निकालने के लिए सबके पीछे पड़ी हुई है। अब है तो एक सिंपल सी कहानी लगती है, परंतु इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने प्रस्तुत किया है। उस फूड कंपनी में जो पहले से लड़की काम कर रही होती है उसको जो जो बातें फील होती जाती है ना, मतलब पहले उसे जो बात दिख रही है कुछ समय के बाद में वो रियलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ये कैसे हो रहा है, बिल्कुल जैसे कि उसका जो भी बॉयफ्रेंड वगैरह है वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी का नाम ही चेंज हो जा रहा है। एक सीसीटीवी फुटेज है, वो थोड़ी देर बाद वो देखती है कि उसने जो बातें की ही नहीं थी वो बातें सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिल जाती है। गूगल सर्च हिस्ट्री से कुछ बातें गायब हो जा रही है। तो ऐसी कुछ बातें वो खुद फील करती है वो नई एम्प्लॉय आने के बाद में जो उसकी ही क्लासमेट थी। तो इंटरेस्टिंग वे में ये सब बातें वो प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि बेसिक कहानी जो बेसिक प्लॉट है फिल्म का, उस एपिसोड का, वो कुछ बहुत ऐसा अलग या नया नहीं था उसमें कुछ, वो सब बातें हम पहले भी देख चुके, बस प्रेजेंटेशन का तरीका इंटरेस्टिंग था। और एंडिंग में जाकर के जो रीज़न ये सब करने के पीछे दिया है, रीज़न मतलब जैसे वो किया जा रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। रीज़न तो वो था ही स्कूल में परेशान करने का, पर बदला लेने के लिए जो ये बातें कर रही है ना कि पूरी रियलिटी को ही चेंज कर देना, उसके पीछे जस्ट एक क्वांटम कंप्यूटर शब्द उपयोग कर लिया। गले में एक पेंडेंट वो पहनती है, जस्ट क्वांटम कंप्यूटर से वो ये कर रही है, वो बहुत ही सिंपलिस्टिक हो गया वो उदाहरण, मतलब वो कारण बताना। तो पर ओवरऑल इंटरेस्टिंग था वो एपिसोड। इसके बाद में जो तीसरा एपिसोड है, ये मैंने जो कहा ना एक एपिसोड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो यही एपिसोड था, होटल रेवरी या जो भी उसका नाम है। वो बहुत घटिया एपिसोड भाई, बहुत ज़्यादा घटिया। हालांकि एपिसोड तो घटिया था कहानी वगैरह की दृष्टि से, पर जो थीम वो यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पर, वो आज के समय में भी पॉसिबल है। जैसे कि एक प्रोडक्शन कंपनी है, फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, वो पुरानी फिल्मों को कुछ रीमेक वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी उन्होंने सामने वो लेकर के आए हैं, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू जिस भी पुरानी फिल्म को रीमेक करना है, उस फिल्म के जो सीन्स हैं उनको एक वर्चुअल रियलिटी में पूरा जैसा का तैसा रिक्रिएट वो कर रहे हैं। और आज के समय का कोई एक्टर उस वर्चुअल रियलिटी में जा कर के वहाँ पर एक्ट कर सकता है, उस पर्टिकुलर सीन में जा कर के। तो वहाँ पर उसको बिल्कुल वो लोग रियल वगैरह लगेंगे, पर वो बैठा हुआ यहाँ पर एक चेयर पर है, बस वो जो भी VR सेट वगैरह जिस भी माध्यम से उस वर्चुअल रियलिटी उस वर्ल्ड में उसको भेज रहे हैं। तो वो ये जो कंसेप्ट है वो आज के समय में भी कुछ इम्पॉसिबल जैसा मुझे तो नहीं लगता। पॉसिबल है किसी सीन को एक वर्चुअल वर्ल्ड में क्रिएट करना, वहाँ पर किसी एक्टर को जैसे हम जस्ट भेज रहे हैं या वो वहाँ पर एक्ट कर रहा है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो हाल ही में कुछ हॉलीवुड की फिल्मों में किसी एक एक्टर को दिखाना है स्क्रीन पर उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो मृत्यु के बाद भी उस एक्टर की इमेज को दोबारा से डिजिटली क्रिएट किया गया और दिखाया गया है फिल्म में। जैसे कि घोस्टबस्टर्स का जो अभी लेटेस्ट पार्ट आया था 2020 या 21 में, उसमें उन्होंने एक एक्टर जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें डिजिटली दोबारा से क्रिएट करके फिल्म में दिखाया है। कुछ सेकंड के लिए ही है पर वो दिखाया है। इसके अलावा टॉम हैंक्स के भी हियर नाम की फिल्म आई थी, देखिए, उसमें भी टॉम हैंक्स को युवावस्था में जिस प्रकार से दिखाया ना भाई, वो बहुत रियलिस्टिक था। टॉम हैंक्स जो अभी बहुत बिल्कुल वृद्ध हो गए हैं, पर फिल्म में जिस भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो उनको युवा दिखाया है ना, उन्होंने बहुत गजब का काम किया है। वो जस्ट डी-एजिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि वो हमने और भी कुछ फिल्मों में देखी हुई है, वो उतनी परफेक्ट नहीं लगती, पर टॉम हैंक्स को हियर फिल्म में जिस प्रकार से युवा दिखाया ना, वो बहुत ज़बरदस्त था। तो कोई वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करना और आज के समय के किसी एक्टर को वहाँ पर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से रिप्लेस करना, ये अभी भी कोई बिल्कुल असंभव सी बात नहीं लगती है। हाँ, यहाँ पर इस एपिसोड में जिस प्रकार से उसे दिखाया ना कि भाई कोई एक्टर वहाँ पर एक्ट करने के लिए जा रहा है उस वर्चुअल वर्ल्ड में, और वहाँ जाने के बाद में आपको स्टार्ट टू एंड बस एक्ट ही करते जाना है, रीटेक का कोई चांस ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है भाई? वो जस्ट डिजिटली क्रिएट किए गए कुछ इमेजेस है, एक सीन में आप ठीक से एक्ट नहीं कर पाए तो ठीक है, उसको आप दोबारा से पिछले एक पॉइंट पर लेकर के आ जाओ, वहाँ से फिर से रीटेक ले लो। ये एक लॉजिकली होना चाहिए ना। आप कोई बड़ी नई टेक्नोलॉजी आपने बनाई है तो इतना बेसिक सेंस तो होना चाहिए उसे बनाने वाले में कि भाई आपने एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट किया है, अब कोई एक्टर एक्ट कर रहा है, हर समय वो परफेक्ट ही एक्ट करेगा ऐसा थोड़ी है, कुछ गलतियाँ हो सकती है। जैसे कि वहाँ पर एक जहर दिखाया है, वो किसी और को पीना था, वो एक कुत्ता ही पी लेता है,
तो फिर क्या उसको आप दोबारा से ठीक ही नहीं कर सकते? उसी सीन को दोबारा से पिछले पॉइंट पर ला करके फिर से रीटेक लेने में क्या प्रॉब्लम है? ये बिल्कुल बेसिक वो ही में ही गलती थी। ऊपर से उनका वो एलजीबीटी की वो कुछ वो सेक्सुअल लिबरेशन वगैरह वो भी ज़बरदस्ती का उन्होंने डाल दिया है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ओवरऑल सबसे ख़राब मैं इस एपिसोड को कहूँगा। इसके बाद में जो चौथा एपिसोड था वो एक इंटरेस्टिंग था। प्लेथिंग उसका नाम है। एक गेमर है। अभी के समय में एक व्यक्ति को किसी एक अज्ञात व्यक्ति के हत्या के आरोप में उसको अरेस्ट किया जाता है एक शॉप से चोरी करते हुए। उसके बाद में उसका जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना, वो पार्ट, इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट इंटरेस्टिंग था कि भाई इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो एक गेम के पीछे ऑब्सेस्ड हो जाता है। उस गेम के कुछ कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल उसको रियलिस्टिक लगते हैं, वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर गेम के अंदर के उन कैरेक्टर्स को रियल वर्ल्ड में लाने के लिए या मनुष्य के ऊपर उनका नियंत्रण प्राप्त करने के लिए वर्षों तक वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और इसके लिए इस गेमर का जैसे वो यूज़ कर रहे हो। ओवरऑल इंटरेस्टिंग था कंसेप्ट। और जिस प्रकार से उसे प्रेजेंट किया है, वो इन्वेस्टिगेशन वाला जो पार्ट है वहाँ पर एक सस्पेंस भी वो बना करके रख रहे हैं। तो ये एपिसोड भी मुझे पसंद आया। इसके बाद में यूलॉजी जो एपिसोड है वो भी इंटरेस्टिंग ही था। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसकी पुरानी मेमोरीज़ को बाहर निकालना। अब वो निकालने के लिए उसका कोई मित्र हो, कोई पुराना रिश्तेदार वगैरह, उसके पास आप जा रहे हैं, उसके पास जो पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह है वो निकाल करके किसी ऐप में जैसे वो फ़ोटोज़ आप फीड कर रहे हैं और उन फ़ोटोज़ से उस मरे हुए व्यक्ति की कुछ पुरानी यादों को वो तैयार कर रहा है। तो वो आज के समय में भी कुछ इम्पॉसिबल जैसा नहीं है। एआई के माध्यम से पुराने कुछ फ़ोटोज़, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह के माध्यम से उस व्यक्ति के बारे में कुछ निकाल सकते हैं जानकारी, डेटा वगैरह। और यहाँ पर जो फ़ोटोज़ के माध्यम से उस फ़ोटो के अंदर आप जा रहे हैं, वो उस फ़ोटो को एक पूरा वर्चुअल वर्ल्ड में वो एक सीन की तरह रिक्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पर वो व्यक्ति जा पा रहा है उस फ़ोटो के अंदर, सच में नहीं, वर्चुअली, कल्पनाओं में, जो भी मन से। तो आज के समय भी कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। अभी भी आप देख लीजिए, दो व्यक्ति जैसे बिल्कुल फ़ोटो में है, निर्जीव है, परंतु उनको भी एक साथ में किस करते हुए दिखाया जा रहा है या हक करते हुए दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी एक फ़ोटो को डिजिटली मतलब वर्चुअली उस सीन जैसा बना करके वहाँ अंदर कोई जा रहा है, एक एक वस्तु को वो और ज़्यादा क्या कहे HD क्वालिटी में वो दिखा रहा हो। जैसे जब फ़ोटो की क्वालिटी भले ही ख़राब हो पर वो इम्प्रूव कर ले रहा है अपने से, अपनी जो भी टेक्नोलॉजी से, AI से, और फिर वो सीन क्रिएट करके वो कोई व्यक्ति वहाँ जा पा रहा है, देख पा रहा है एक एक व्यक्ति को। तो वो पॉसिबल भी लगता है, कुछ इतना भविष्य की बात भी ये नहीं लग रही। इसके बाद में जो आखिरी एपिसोड है, USS कैलिस्टर इनटू इन्फिनिटी, ये एक एपिसोड मतलब इसको पुराने एपिसोड से ही कंटिन्यू किया है उन्होंने। जितना मुझे याद है शायद चौथे या पाँचवें सीज़न में था वो एपिसोड। ये जस्ट आपको एक साइफाई एक्शन थ्रिलर अगर आपको देखनी है उस दृष्टि से आप देख सकते हैं। कुछ बहुत थॉट प्रोवोकिंग, आपको बहुत विचार करने के लिए कुछ बाध्य करेगा। किसी पर्टिकुलर थीम को उन्होंने बहुत एक्सप्लोर किया हो ऐसा नहीं है। हाँ, अब सोचने के लिए तो हम किसी एक बहुत कुछ सोच सकते हैं, अलग अलग कैरेक्टर के बारे में, एक पूरा अलग दुनिया वो जो क्रिएट कर रहे हैं। तो डिजिटल क्लोन्स वगैरह है, उनको अपना एक पूरा अलग स्काई चाहिए रहने के लिए। तो जो भी है, पर वो एक जस्ट साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म के रूप में ही अगर किसी को देखना है तो देखे। इससे ज़्यादा तो मैं उस एपिसोड को कुछ नहीं समझता, पर ठीक था, एक एंटरटेनमेंट की दृष्टि से देखना हो तो देख लो इस प्रकार का। तो ओवरऑल मुझे 7वां सीज़न पसंद आया। उसे एक होटल रेवरी या जो भी था वो उस एपिसोड को छोड़ करके, बाकी क्वालिटी की दृष्टि से भी, टेक्निकली भी बढ़िया ही बना हुआ था ये सीज़न। डायरेक्शन भी बढ़िया था, परफॉर्मेंसेस वगैरह भी सभी के लगभग बढ़िया ही थे। तो मैं ब्लैक मिरर के सीज़न 7 को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि बच्चों के साथ में देखने जैसी ये सीरीज़ नहीं है। बाकी आप मित्रों ने अगर इसका सीज़न 7 देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।